हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। और आज की थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है उसमें हम कवर करेंगे अगस्त मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। राइट, एज यूजुअल दो पार्ट्स में कवर करेंगे और पार्ट 1 है ये, इसमें 1 से लेकर 15 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो है। बाकी के क्वेश्चंस आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ वो भी आपको मिल जाएंगे। राइट, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड द डैश इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2023। हाल ही में भारत ने 15 अगस्त 2023 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ये बताना है। तो अभी हमने हाल ही में मनाया है 2023 में अपना 77th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 77। अगर हम 1947 से बात करें तो ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था। राइट, 2023 में। इस बार की थीम क्या है भाई? तो थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इस बार के इंडिपेंडेंस डे की। राइट, आगे बढ़ा जाए। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स है येलो हाइलाइटेड में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना चाहो नोट कर लो। अगस्त का जो पहला वीक है उसको मनाया जाता है पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम पर। ठीक है, इस वीक में, अगस्त के पहले वीक में पूरे विश्व में जागरूकता फैलाई जाती है किस चीज की? स्तनपान के महत्व की। राइट, द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इस तरह से। राइट, और थीम क्या है? लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। थीम भी याद रखनी है, कभी कभी डायरेक्ट थीम पूछ ली जाती है। 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी डे, 10 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। ये इनकी थीम्स हैं। अगर हम हिरोशिमा डे की बात करें और नागासाकी डे की बात करें तो ये दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, और जापान के हैं, जहां पर एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी किसके द्वारा? बाय यूएस। यूएस ने जापान के इन दो शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। कब गिराए थे? वर्ल्ड वॉर 2 के चलते, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते यूएस ने इन दो जगह पर एटॉमिक बॉम्बिंग की थी जापान में। राइट, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि ये बॉम्ब गिराए गए थे, इनका नाम क्या था? ठीक है, तो हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को, किस नाम से? लिटिल बॉय नाम से। राइट, और वहीं नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया गया था फैट मैन नाम का एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे। तो ये दो नाम याद रखने, पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एडाई। तो अभी हाल ही में एडाई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडाई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक ऐसी संस्था जो पूरे भारत में बीमा क्षेत्र का काम देखने का काम करती है या फिर उसको संचालित रखने का काम करती है पूरे भारत में, जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर का काम होता है। इसके नए एमडी सीईओ बना दिए गए हैं अमित झिंगरा जी। कुछ और प्रश्न जो पूछे जाते हैं एडाई के बारे में कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है कभी कदार, तो वो है हैदराबाद में। और स्टेट की बात करें तो तेलंगाना में। चेयरपर्सन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो चेयरपर्सन भी पता होना चाहिए। एडाई के चेयरपर्सन हैं देवशीष पांडा जी। तो इतनी चीजें याद रखनी है। राइट, एमडीसीओ कौन बना दिए गए हैं? अमित झिंगरा। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। हाल ही में पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहां हुई है? ये हुई है गांधीनगर में। राइट, और गांधीनगर, अब सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन अब देख के बताओ कि गांधीनगर कहां है। तो गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, और गुजरात में हुई है ये पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। राइट, ऑर्गेनाइज किसने करवाई है? तो ये ऑर्गेनाइज करवाई है आयुष मंत्रालय प्लस WHO ने मिलकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक मंत्रालय जो कि पारंपरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए ही बना है, जो कि है आयुष मंत्रालय। इसका मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा ए से, और वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सीधा, एच से होम्योपैथी। तो ये जो मंत्रालय है ये बना था 2014 में। राइट, ये भी याद रखना जरूरी है। और इसके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक,
आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। और आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर ये भारत की नहीं मतलब विश्व की पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कराई है। कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। आगे बढ़ा जाए, आंसर है गुजरात। रिसेंटली विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? तो अभी हाल ही में फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, बताना है पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ये फिजू गेम्स का 31st एडिशन था, ये भी याद रखना है। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये हुआ कहां पर था, तो ये हुआ था चाइना में। ठीक, ये जगह का नाम है। मेडल टैली की भी बात नहीं की है, अब करते हैं मेडल टैली की बात। तो ये है आपके साइड में, आप देख सकते हो यहाँ पे मेडल टैली है ये। ठीक, टॉप पर कौन है? यहाँ पे चाइना दिख रहा है, जहां पर हुआ है वही पदक तालिका में टॉप पर रहा है। राइट, अगर हम अपने भारत की बात करें तो वो आया है 7th पोजीशन पे, अगर हम मेडल टैली की बात करते हैं। ठीक, चाइना पहले नंबर पे, ठीक, विथ टोटल मेडल्स ऑफ 178, जिसमें से 103 गोल्ड है। वहीं भारत में अगर देखें तो टोटल मेडल जीते हैं 26, जिसमें से 11 गोल्ड है। आगे बढ़ा जाए तो कौन जीता है? चाइना। हुआ कहां पर है? चाइना में, याद रखना है, मतलब याद रखना आसान है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स इन अगस्त 2023? हाल ही में अगस्त 2023 में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये काफी आसान प्रश्न हो गया है। ये है इनकी तस्वीर और ये है मैक्स वर्स्टेपन। जितने भी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट हैं वो जीते ही इस 6 महीनों में, 7 महीनों में जीते ही मैक्स वर्स्टेपन है। केवल 2 को अगर छोड़ दिया जाए, उसके लिए आपको सर्जियो पेरेस का नाम याद रखना है। और वो 2 इवेंट्स कौन कौन से हैं? एजरबैजान और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। केवल इन 2 इवेंट्स के लिए ये नाम याद रखना है। बाकी सारे कौन इवेंट्स जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं। राइट, तो आंसर क्या है? मैक्स वर्स्टेपन। अगर ये 2 आ जाए तो सर्जियो पेरेस। नेक्स्ट है द 15th ब्रिक्स समिट 2023 विल बी हेल्ड इन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसकी हिंट के लिए मैं बता देता हूं कि इसके जो चेयरपर्सन हैं वो होने वाले हैं सिरिल रामाफोसा। इस 15वें सम्मेलन के जो चेयरपर्सन होंगे वो सिरिल रामाफोसा होंगे। अब ऑप्शंस में देख के बताओ कि कहां हो सकती है। तो सिरिल रामाफोसा है प्रेसिडेंट कहां के? साउथ अफ्रीका के। और साउथ अफ्रीका में होने वाला है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। राइट, ब्रिक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है ब्रिक्स से। 4 देशों का ऐसा समूह जिसने सपना देखा कि 2050 तक वो विश्व इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे टॉप पर होंगे। राइट, और ये ग्रुप बना था 2006 में। फिर आती है बात ब्रिक्स की। राइट, और ये हो जाता है ब्रिक्स 2010 में, जब साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है। कभी कभी प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है ब्रिक में। राइट, तो 2010 में जुड़ा था और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गए थे ये ग्रुप। राइट, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ये तो थी 15वां सम्मेलन है ये, या 15वां समिट है। तो पहली समिट कब हुई थी? पहली समिट हुई थी 2009 में, ये भी पूछ लिया जाता है। और कहां पे हुई थी? रशिया में हुई थी। पहली ब्रिक्स समिट कहां हुई थी? रशिया में हुई थी। ठीक है, और ये 15वीं कहां पे होने वाली है? साउथ अफ्रीका में होने वाली है। और हमारे भारत की तरफ से पीएम मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लेंगे। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली अ मोबाइल ऐप नेम्ड राजमार्ग यात्रा वाज लॉन्च्ड बाय। हाल ही में राजमार्ग यात्रा नामक एक मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राजमार्ग यात्रा है, किससे संबंधित है? ट्रैवल से। और ये किसके द्वारा लॉन्च की जा सकती है? ऑप्शंस में देख के बताओ। तो ये की गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च। राइट, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। अब ये ऐप है जो बनाया गया है ट्रैवलर्स के लिए, जो भी हाईवे पे चलने वाले हैं उनको इस ऐप के थ्रू जानकारी मिल जाएगी कि आपके हाईवे में कहां पर आपको होटल मिल जाएगा, या कहां पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे। और इस ऐप के थ्रू आप जो भी कमियां महसूस करते हो हाईवे पे, आप वो भी फीडबैक दे सकते हो। राइट, ताकि उसमें सुधार किया जा सके आगे। ठीक है, हाईवेज की बात हो रही है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये हुआ था 1995 में। और इसके हेड कौन है या चेयरमैन कौन है NHAI के? तो वो है संतोष यादव जी। ये भी याद रखना है। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। अच्छा, हाईवेज की बात हो रही है तो लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है हमारे भारत का? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो है NH44। ठीक, ये लॉन्गेस्ट है
फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। हमारे भारत का सबसे लंबा हाईवे पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए बता दिया। अगर हाईवे की बात ही हो रही है तो एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। जितने भी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो NH44 लिखा हुआ है, ठीक है, जितने भी हाईवे जो नॉर्थ से लेके साउथ तरफ गए हैं वो सारे इवन नंबर्स के हाईवेज होंगे, जैसे कि NH2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 44 है। तो ये जितने भी हाईवेज हैं, मतलब जितने भी इवन नंबर के हाईवे हैं वो आपके होंगे नॉर्थ टू साउथ, और जितने भी वेस्ट टू ईस्ट हैं वो होंगे आपके ऑड नंबर के, जैसे कि NH1, NH3, NH5, NH7, ठीक, 1 3 5 7, इस तरह से। तो एक इंटरेस्टिंग चीज थी इसलिए बता दी, राइट। ठीक है, तो NHAI द्वारा ये मोबाइल ऐप जारी किया गया राजमार्ग यात्रा नाम का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लक? हाल ही में प्लक का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो प्लक जो कि एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, ऑनलाइन भी आपको ये सर्विस देगा, खाने पीने का सामान देगा, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और ऑनलाइन रेडी टू ईट फूड भी ये प्रोवाइड करता है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं करीना कपूर खान जी, और ये एक मुंबई बेस्ड स्टोर है, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, प्लग का। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द आदि पेरुकू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आदि पेरुकू, इसी को पथिनेटम पेरुकू भी बोला जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है, उत्सव है, कहां मनाया गया, किस स्टेट में, जो कि जिसका नाम है आदि पेरुकू? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में, राइट। तमिलनाडु के सीएम कौन है, जल्दी बताओ? MK स्टालिन है। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो वो है RN रवि। कैपिटल तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, चेन्नई, ठीक है। तो हर स्टेट के बारे में इतनी जानकारी होना जरूरी है, पता होना चाहिए सबको, ठीक। आदि पेरुकू या फिर पथिनेटम पेरुकू, कुछ भी पूछ लिया जाए, तमिलनाडु में हुआ है अभी हाल में। एक चीज और बताते हैं कि ये जो फेस्टिवल, ये जो उत्सव है, मॉनसून मंथ में मनाया जाता है, राइट। और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनको पूजा जाता है, ठीक है, नदियों को, झीलों को, राइट। ठीक है, तो तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली WHO रिकॉग्नाइज्ड विच कंट्री फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा? हाल ही में WHO ने ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए किस देश को मान्यता दी है? तो अभी हाल ही में एक देश को मान्यता मिली है, और वो देश है इराक, और ये 18वां देश बन चुका है विश्व का जहां से ट्रैकोमा नाम की जो बीमारी है या इन्फेक्शन है, खत्म हो चुका है, ठीक। ट्रैकोमा की बात करें तो यहाँ पे आप पिक्चर से समझ सकते हो कि ये एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है, ठीक। बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, और किसको प्रभावित करता है? आंखों को। आईलिड में आपकी स्वेलिंग हो जाती है, जो आपकी पलक होती है उसमें आपकी स्वेलिंग हो जाती है, और इसको ऐसा छोड़ देने पर आंख की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण ये फैलता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये वो बैक्टीरिया है जिसके कारण ये ट्रैकोमा फैलता था इराक में, जहां अब नहीं है, राइट। WHO ने प्रमाणित कर दिया इसको, ठीक है। और ये 18वां देश बन चुका है जहां से ट्रैकोमा खत्म हो चुका है। आगे बढ़ा जाए। द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन? 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, ये बताना है। 5वां एडिशन है वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का। पिक्चर से देख के समझ सकते हो आप आंसर को। G20 अध्यक्षता हमारा जो है भारत कर रहा है इस बार। तो भारत में होने वाला है ये 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, और भारत में भी कहां पे होगा? भारत का जो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वहीं पर ये कॉफी सम्मेलन होगा। बताओ भाई, सबसे ज्यादा कॉफी कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है हमारे भारत में? कौन सा राज्य है जहां कॉफी सबसे ज्यादा होता है? तो वो है कर्नाटक, ठीक। और कर्नाटक में भी बेंगलुरु में, यहाँ की कैपिटल में, ये वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, राइट। ये भी याद रखना है, ठीक है। हो सकता है स्टेट पूछ ले, इसलिए। अच्छा, ये तो हो गई हमारे इंडिया की बात। अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री है जो प्रोड्यूस करता है कॉफी, जो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है, कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में? तो वो है ब्राजील, ठीक। ब्राजील इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया में हो रहा है 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, और वो इंडिया में भी कहां पर? बेंगलुरु, कर्नाटक। रिसेंटली हुन मैनत बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अगस्त 2023? तो अभी हाल ही में
हुन मैनेत अगस्त 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने, ये बताना है। ठीक है, तो ये है इस देश का फ्लैग। अगर आप समझ पा रहे हो या जानते हो, नहीं भी आ रहे हो तो एक और हिंट है, यहाँ पे देख रहे हो ये एक चीज बनी हुई है और ये दर्शा रहा है मंदिर को। कौन से मंदिर है ये? अंकोर वाट मंदिर को ये दर्शाने का काम कर रहा है। अब आप बताओ अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे? तो वो है कंबोडिया में। ठीक, कंबोडिया के नए पीएम बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मैनेत। क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए हैं, तो हुन मैनेट ये नाम भी याद रखना है। ठीक, ये बन गए हैं नए प्रधानमंत्री कंबोडिया के। आगे बढ़ा जाए। Recently, Mansukh Mandavia announced to eliminate lymphatic filaria from India by। हाल ही में मनसुख मांडवी जी ने कब तक भारत से लसका फाइलेरिया को खत्म करने की घोषणा की है। तो मनसुख मांडवी जी कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने घोषणा कर दी है कि कब तक हम फाइलेरिया से निजात पा लेंगे। हमारा जो भारत है वहां से फाइलेरिया खत्म हो चुका होगा, तो 2027 तक की घोषणा कर दी गई है कि फाइलेरिया खत्म हो चुका होगा। फाइलेरिया की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह का रोग होता है, ये स्वेलिंग हो जाती है, पैरों में भी हो सकती है, हाथों में भी हो सकती है, और कॉमनली इसको देशी भाषा में हाथी पांव नाम बीमारी भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो मॉस्किटो है। एक मच्छर की वजह से ये फैलता है और वो मच्छर का क्या नाम है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। राइट, तो 2027 तक खत्म हो जाएगा फाइलेरिया भारत से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली जीआरएससी डेवलप्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल व्हिच इज नेम्ड एज। अभी हाल ही में जीआरएससी ने भारत में अपनी तरह का पहला विकसित किया है क्या? एक श्वेत पानी में नीचे चलने वाला होना चाहिए वाहन जिसे नाम दिया गया है। तो जीआरएससी ने एक अंडर वाटर व्हीकल बनाया है जो कि पानी के भीतर काम करेगा। भारत में पहली बार है इस तरह का कोई व्हीकल बना है। बताना इसका नाम क्या रखा है जीआरएससी ने। तो इसका नाम रखा गया है निरक्षी, जिसका मतलब ही होता है पानी के भीतर आंख। राइट, अब बात कर लेते हैं इस व्हीकल की। तो ये पानी के भीतर काम करेगा और क्या काम करेगा? जो माइंस हैं, जो खाने हैं पानी के भीतर, उनको खोजने का काम करेगा, उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा ये निरक्षी नाम का व्हीकल। इसकी क्षमता की बात करें, कैपेबिलिटीज इसकी क्या है, तो 300 मीटर तक ये जा सकता है, डेप्थ गहराई तक पानी के भीतर, और 4 घंटे तक ये वहां पे व्हीकल रह सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, 300 मीटर की गहराई तक। राइट, 4 घंटे समय है। तो ये जीआरएससी ने डेवलप किया। जीआरएससी का हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और जीआरएससी क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड एंटरप्राइजेज, एक कंपनी है, शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक, आगे बढ़ा जाए तो निरक्षी है व्हीकल का नाम। Recently, the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड was conferred to डैश in August 2023। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अगस्त 2023 में प्रदान किया गया था। किसे? ये बताना है। तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार है किस नाम से? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये दिया गया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। इससे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में अगस्त 2023 में। किस लिए दिया जाता है ये? तो ये दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, भारत के विकास के लिए, कंट्री को आगे ले जाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है या इससे सम्मानित किया जाता है। मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। ठीक, तो ये है किसके ऊपर, किसके नाम के ऊपर बना है ये? बाल गंगाधर तिलक जी के नाम के ऊपर बना है। इनके बारे में एक जो कॉमन क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक इनका पॉपुलर स्लोगन है, आप सभी को ज्यादातर लोगों को पता होगा, कौन सा है? तो वो है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक, तो ये जो इनका पॉपुलर स्लोगन है कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। राइट, तो ये याद रखना है। ऐसे ही किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। एक चीज और है, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला था। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। ठीक, तो ये 2 चीजें याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। Recently, who was appointed as the chairman of Central Board of Indirect Taxes? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
सीबीडीटी की बात नहीं की है, डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं की, इनडायरेक्ट टैक्स की बात की है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो सीबीआईसी के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नितिन गुप्ता में कई लोग कंफ्यूजन कर रहे होंगे, तो वो है सीबीडीटी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है वो है नितिन गुप्ता, और सीबीआईसी के बना दिए गए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी। एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में, वो ये पूछे जाते हैं कि आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाएगा इसमें से डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो बताओ, अच्छा इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है या फिर डायरेक्ट टैक्स होता है? तो इनकम टैक्स जो है वो कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एक्साइज ड्यूटी, तो बताओ डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है? तो एक्साइज ड्यूटी भी आपका, सॉरी, एक्साइज ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक, याद रखना है। अच्छा बताओ, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ा जाए। Recently, PM Modi announced to revamp dash railway stations at cost of rupees 24,470 crore under अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो हाल ही में पीएम मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है कोई आइडिया? अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जो स्कीम हुई है लॉन्च फरवरी 2023 में, इसी साल लॉन्च हुई है ये स्कीम, और इसका उद्देश्य है कि 1309 रेलवे स्टेशंस को ये रीडेवलप करेंगे, ये याद रखना है, ठीक। 1309 रेलवे स्टेशन जो है हमारे भारत के, उनको रीडेवलप किया जाएगा, उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा, ठीक, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, आज के टाइम के हिसाब से डिजिटल किया जाएगा और भी ज्यादा, और कार्बन एमिशन को कम करा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन रेलवे का लक्ष्य है कि 2030 तक, इंडियन रेलवे का लक्ष्य है कि 2030 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे, राइट। तो हो सकता है उसकी तरफ भी एक कदम हो ये आगे, ठीक। तो अभी हाल के लिए 24,470 करोड़ रुपए में कितने स्टेशन पुनर्जीवित किए जाने हैं, तो इसकी घोषणा कर दी गई है, और 508 रेलवे स्टेशन की घोषणा की गई है कि ये 24,470 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित किए जाएंगे, ठीक है। पीएम मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इंडियन रेलवेज का शुभांकर क्या है? पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। तो इंडियन रेलवेज का शुभांकर है भोलू नाम का, और ये जो भोलू है दर्शाता है एक एलिफेंट को, गार्ड है जो एलिफेंट के रूप में है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, हाथी की शक्ल होती है और गार्ड जैसा आदमी एक होता है, ठीक, कार्टून एक देखा होगा आपने, तो उसका नाम है भोलू, और ये बनाया गया था 2002 में, ये शुभांकर दिया गया था इंडियन रेलवेज को। आगे बढ़ा जाए। 1309 है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप रेसलिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? हाल ही में विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप जो कि कुश्ती का है, किस देश में आयोजित हुआ है, ये बताना है। तो जो वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप है, जो कि एक रेसलिंग इवेंट है, हुआ था इस्तांबुल में। अब बताओ ऑप्शंस में से इस्तांबुल कहाँ है? तो वो है टर्की में, ठीक। कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि टर्की की कैपिटल समझते हैं इस्तांबुल, बट कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है टर्की की कैपिटल, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और तुर्की भी, जो तुर्की है, इसका नया नाम क्या है? तुर्कीये है, ठीक। अभी फेब में ही इसका नाम तुर्कीये हो गया तुर्की से, राइट। तो अंकारा है इसकी कैपिटल, और जो इवेंट है ये तुर्की में हुआ है। अगर जगह की नाम पूछ ली जाए तो इस्तांबुल, सिटी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इस्तांबुल। भारत में अगर बात करें तो 11 मेडल जीते हैं, ठीक, भारत ने, जिसमें से एक गोल्ड है किसका? सविता जी ने गोल्ड जीता है यहाँ पर, ये नाम याद रखना जरूरी है। और 66 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड जीता है इस रेसलिंग इवेंट में, राइट। कहां हुआ था? इस्तांबुल में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द सीएफओ ऑफ टेस्ला? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाल ही में टेस्ला के सीएफओ, मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
तो टेस्ला जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और इसके फाउंडर कौन है या मालिक कौन है इसके? एलन मस्क। ठीक, इसके सीएफओ कौन बना दिए गए अभी? तो ये बने हैं भारतीय मूल के वैभव तनेजा जी, सीएफओ बन चुके हैं किसके? टेस्ला के। राइट, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड द अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? हाल ही में किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? एक ऐप है जिसका नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। बताना है कहां, किस स्टेट में लॉन्च हुआ ये? तो ये लॉन्च हुआ है जहां के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा जी, इन्होंने लॉन्च किया है इस ऐप को, और ये है आसाम। ठीक, आसाम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा जी। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है ये भी पता होना चाहिए। असम के गवर्नर कौन है? तो वह है गुलाब चंद कटारिया जी। तो इतनी चीजें याद होनी चाहिए हर स्टेट के बारे में, सीएम और गवर्नर। ठीक है, इस ऐप की बात करें तो अमृत वृक्ष आंदोलन, ये जो अभियान था, ये जून 2023 में अनाउंस किया गया था यहाँ के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी द्वारा। ठीक है, अब उसी अभियान को मॉनिटर करने के लिए ये ऐप भी निकाल दिया गया है। ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। इस जो अभियान था, इसका जो मकसद था वो था 1 करोड़ पौधे लगाने का। राइट, 1 करोड़ ट्री प्लांटेशन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। असम का है। Recently, BEL, that is भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडिजिनसली डेवलप्ड स्वाति माउंटेन्स विच इज अ। हाल ही में BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से स्वाति पर्वत विकसित किया, जो कि एक क्या है ये बताना है। ठीक, तो BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक चीज बनाई है जिसका नाम है स्वाति पर्वत। बताना ये क्या है? तो ये है इसकी पिक्चर स्वाति पर्वत की। बताओ क्या लग रहा है? ऑप्शन देखो और बताओ ये क्या लग रहा है। तो मिसाइल तो कहीं से नहीं लग रही है, ठीक है, ड्रोन भी कहीं से नहीं लग रहा है, सबमरीन भी, पनडुब्बी भी कहीं से नहीं लग रही है। तो ये है एक वेपन लोकेटिंग रेडार। ठीक है, काम क्या करेगा ये रेडार? जो भी अनजाने वेपन्स हैं, जैसे गन्स हैं कहीं पड़ी हुई हैं, या बॉम्ब्स हैं कहीं पड़े हैं अनजाने, या फिर मोटार्स हैं, तो उनको ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, पता लगा लेगा उनका। ठीक है, इसलिए ये व्हीकल बनाया गया है। अच्छा, इसके नाम में माउंटेन्स लगा हुआ है, किस लिए लगाया गया है? तो ये ऊंचाइयों के लिए, ऑल्टीट्यूड्स के लिए बनाया गया है, पहाड़ जैसी जगह के लिए बनाया गया है जहां पे ये आसानी से जा सकता है। राइट, ये इसकी क्षमता है, इसलिए माउंटेन्स नाम रखा गया है इसका। इसी का एक प्लेन वर्जन भी है जो कि नॉर्मल सतह पे चलने के लिए है। ठीक है, उसका नाम स्वाति प्लेन्स है। ठीक है, किसने डेवलप किया है? BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। इसकी अगर बात करें तो BEL का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कब ये BEL बनी थी? तो ये बनी थी 1954 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो B फॉर BEL और B फॉर बेंगलुरु। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन कौन है इसके BEL के? तो वो है भानु प्रकाश जी। B फॉर भानु और B फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। राइट, इतनी चीजें याद रखनी है। तो ये स्वाति माउंटेन्स क्या है? वेपन लोकेटिंग रेडार है। Recently, which state government announced to introduce Rhino Task Force under Rhino Conservation Scheme? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राइनो संरक्षण योजना के तहत राइनो टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? बताओ भाई, किस राज्य में इंट्रोड्यूस हुई है राइनो टास्क फोर्स? राइनो से मतलब है यहाँ पे राइनोसोरस का, गेंडों का। ये टास्क फोर्स गेंडों को संरक्षित रखने का काम करेगी, इनका ख्याल रखने का काम करेगी। और ये राइनो टास्क फोर्स इंट्रोड्यूस हुई है बिहार में। ठीक है, और बिहार के भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये राइनो टास्क फोर्स इंट्रोड्यूस हुई है, ये भी याद रखना है। ठीक, प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है जहां पर ये राइनो टास्क फोर्स इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये बिहार में। राइट, अच्छा, एक चीज जो कॉमन है पूछा जाता है मतलब राइनोसोरस के बारे में, कि जो 1 हॉर्न राइनोस हैं, एक सींग वाले जो गैंडे हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? कौन सा नेशनल पार्क इनके लिए फेमस है? तो वो है काजीरंगा। काजीरंगा फेमस है 1 हॉर्न राइनोस के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए। ये कहां पर है? असम में है। काफी कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, और आगे भी पूछा जाता रहेगा, इसलिए ठीक है, याद रखना जरूरी है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है? बिहार में। ठीक है, जहां पर राइनो टास्क फोर्स बनाई गई है। अच्छा, बिहार के छोड़ो, आगे बात करेंगे।
रिसेंटली उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल वर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन 2023? तो अभी हाल ही में उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल मनाए गए हैं, उत्सव मनाए गए हैं, बताना है कहां पे बनाए गए हैं। तो ये है उन्मेषा का लोगो, आप इस पे नजर डालोगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा। तो जो उन्मेषा नाम का फेस्टिवल है, ये देखोगे आपको बुक की तरह समझ आ रहा होगा, और यहाँ पे एक पेन की निब। तो उन्मेषा जो है ये इंडियाज लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है ये, ठीक है, ये याद रखना है। साहित्य को लेकर सबसे बड़ा उत्सव है भारत का ये उन्मेषा, राइट। ये कोई स्टेट फेस्टिवल नहीं है और उत्कर्ष भी स्टेट फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मनाए कहां गए ये पूछा गया है, तो ये मनाए गए हैं भोपाल में। अब बताओ भाई भोपाल कहाँ है? भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश में ये उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल मनाए गए भी हाल ही में, राइट। और ये भी याद रखना है उन्मेषा भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है, जहां पर कई सारे लेखक आएंगे मिलेंगे, ठीक है। तो ये उत्सव कहां मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन, अभी हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की गई थी ये बताना है। तो जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है 2023 की, ये आयोजित हुई है बर्लिन में। ऑप्शंस में से देख के बताओ। तो बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में ये हुआ है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो क्योंकि लास्ट मंथ वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था, वो कहां पे हुआ था? आयरलैंड में, ये याद रखना, ठीक, कंफ्यूज ना होना। एक तीरंदाजी को लेकर चैंपियनशिप हुआ था, लेकिन वो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप था जो कि आयरलैंड में हुआ था। अब इसकी मेडल टैली की बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में मेडल टैली पे कौन टॉप पे रहा है? तो हमारा भारत रहा है टॉप पर, और इस वाले इवेंट में भी भारत ही टॉप पर रहा था, ठीक है, जो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप हुआ था आयरलैंड में। तो ये दर्शाता है कि हमारा भारत तीरंदाजी में अच्छा गा रहा है पूरे विश्व स्तर में, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो ये इवेंट कहां पर हुआ है? जर्मनी में। मेडल टैली में टॉप किसने किया है? हमारे भारत ने, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन अगस्त 2023? तो अभी हाल ही में विवाद से विश्वास योजना 2.0 अगस्त 2023 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी ये बताना है। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम है, ये लॉन्च हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। और ये स्कीम जो है क्या एक्चुअल में कि जो भी सरकार और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो भी विवाद है उनका समाधान करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए ये स्कीम निकाली गई है, राइट। सरकार और ठेकेदारों के बीच में जो भी विवाद है, राइट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड द जल जीवन सर्वेक्षण इन अगस्त 2023? हाल ही में अगस्त 2023 में किस जिले ने, यहाँ पे जिले होना चाहिए, जिले ने जल जीवन सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जल जीवन सर्वेक्षण एक सर्वे जो किसको लेकर है? वाटर मैनेजमेंट को लेकर है, कि किस डिस्ट्रिक्ट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, कितनी एफिशिएंटली वाटर को यूज किया है, राइट, और वहां पर वाटर अवेलेबल भी है अच्छी तरह, राइट। तो ये श्रीनगर है जो कि टॉप कर चुका है इस सर्वे को, जो कि वाटर मैनेजमेंट को लेकर है, जिसका नाम है जल जीवन सर्वेक्षण। ये कराया किसके द्वारा जाता है? कंडक्टेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है जी। बढ़ा जाए आगे। तो श्रीनगर टॉप कर चुका है, जिले में बात कर रहे हैं, ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण अगस्त 2023 में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडिया रैंक डैश इन इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स इन साउथ एशिया रीजन? हाल ही में भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में इंटरनेट लचीलापन सूचकांक में किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंकिंग है साउथ एशिया रीजन में, अगर हम बात करें इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स की, तो वो है 6th। हमारा भारत है 6वें नंबर पर, और पहले नंबर पे है भूटान, ये भी याद रखना है, ठीक। अब आ जाते हैं इस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये इंडेक्स बताता है कि इंटरनेट की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, कनेक्टिविटी कैसी है, सेफ है इंटरनेट या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, राइट। तो ये सब चीजें नजर में रखते हुए इस इंडेक्स को बनाया जाता है और कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जिसमें हमारे भारत की रैंक 6वीं है अगर हम साउथ एशिया रीजन की बात करते हैं। आगे बढ़ा जाए।
रिसेंटली हु बिकेम द न्यू एमडी ऑफ LIC, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं LIC के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, भी हाल ही में बनाए गए हैं। तो पहले थे सिद्धार्थ मोहंती, कंफ्यूज नहीं होना, अब ये नहीं रहे हैं एमडी LIC के, नए एमडी बन चुके हैं आर दोराईस्वामी, राइट, याद रखना है। LIC की बात करें, हेडक्वार्टर कहां है इसका, ये पूछा जाता है, मुंबई में, ठीक है। आर दोराईस्वामी बन चुके हैं LIC के नए एमडी। Recently, GI tag was conferred to चिकरी वुड मुश्क बुदजी राइस which belongs to, अभी हाल ही में चिकरी लकड़ी और मुश्क बुदजी राइस को GI टैग प्रदान किया गया, जो किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो ये जो चिकरी वुड है, चिकरी लकड़ी है, और मुश्क बुदजी, ये जो चावल है, इनको GI टैग मिला है, बताना किस राज्य से है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर से, राइट, जम्मू एंड कश्मीर से हैं ये दोनों, ठीक। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर के LG कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वह है मनोज सिन्हा जी, ये याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली फॉक्सकॉन अनाउंस टू इन्वेस्ट इन विच स्टेट इन इंडिया, हाल ही में फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में निवेश करने की घोषणा की है। तो फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करने वाला है भारत में, कांचीपुरम में एक प्लांट लगाने वाला है। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ कांचीपुरम कहाँ है, तो कांचीपुरम है तमिलनाडु में, फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करने वाला है तमिलनाडु में, राइट। फॉक्सकॉन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, ये ताइवान की कंपनी है, ये भी याद रखना है, ठीक। कहां पे इन्वेस्ट करने वाली है, कांचीपुरम तमिलनाडु में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली PM यशस्वी स्कीम 2023 वाज लॉन्च्ड बाय, तो हाल ही में PM यशस्वी योजना 2023 किसके द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन देखोगे तो मंत्रालय पूछा गया है कि किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले स्कीम जान लेते हैं, तो हो सकता है हम आसानी से बता पाए आंसर। तो PM यशस्वी का मतलब है PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि यशस्वी का फुल फॉर्म क्या रखा गया है। ये तो हो गई स्कीम, और यहां से मैं ये समझ आ गया कि ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, स्टूडेंट्स को दी जाएगी स्कॉलरशिप, राइट। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये खास वर्ग के लिए बनाई गई है, जिसमें OBC वर्ग शामिल रहेगा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो, और डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है, ऐसी जनजाति जो बंजारों की जनजाति है वो शामिल होंगे। ये 3 ग्रुप हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, राइट। एक और भी एलिजिबिलिटी है कि इनके जो पेरेंट्स होने चाहिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप से, इनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम, सालाना इनकम जो है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब इनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। मिलेगी कैसे, एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप, NTA इसका एग्जाम कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इसका एग्जाम कराएगी। अगर आप पास होते हैं उसमें तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी, तो ये 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम है, राइट। तो ये 9th क्लास को बच्चों को मिलेगी 75,000 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है। 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को मिलेगी 75,000, और वहीं पे 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को मिलेगी 1,25,000 रुपए प्रति वर्ष, ठीक। तो 75,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक की ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि 9 से लेके 12th इस क्लास तक के स्टूडेंट्स को दी जाएगी, राइट। अब बात करते हैं आंसर की। तो जो मंत्रालय है जो इसको देने वाला है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जो मंत्रालय है वो इस स्कीम को लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इसमें खास वर्ग को सशक्त करने का ये स्कीम है, या इस फिर स्कॉलरशिप देने का स्कीम है, राइट। इस मंत्रालय की बात करें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो इसके मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं किसके, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के, ठीक है। तो ये थी पूरी स्कीम। आगे बढ़ते हैं। Recently, NABARD gave assistance of 1,974 crore rupees to which state government under Rural Infrastructure Development Fund। हाल ही में नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत किस राज्य सरकार को 1,974 करोड़ रुपए की सहायता दी है। तो नाबार्ड जो कि एक बैंक है, काम करता है किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसने भी सहायता दी है 1,974 करोड़ रुपए की राजस्थान सरकार को, राइट।
राजस्थान सरकार की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, बताओ भाई जल्दी। तो यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो है कालराज मिश्रा जी। इतनी चीजें याद रखनी है। कैपिटल तो सभी को पता होगी जयपुर, ठीक है। वहीं अच्छा, अब नाबार्ड की बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका हुआ था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वो है मुंबई में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, इसके चेयरपर्सन कौन है नाबार्ड के, तो वो है शाहजी केवी। ये नाम भी याद रखना है, राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर करना है, सुन रहे हो तो समझ जाओगे, ठीक है। शाहजी केवी हैं चेयरपर्सन किसके, नाबार्ड बैंक के, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। ये पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए ये सन याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। Recently, Indian Air Force inducted NLAWS anti-tank guided missile from which country? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से NLAWS anti-tank guided मिसाइल प्राप्त हुई है। तो NLOS जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं किसमें शामिल हुई हैं, भारतीय एयरफोर्स में शामिल हुई हैं। बताना है किस देश से आई हुई। तो जो NLAWS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये है इजराइल से, ठीक है। और किसमें शामिल हुई है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसमें शामिल हुई है, तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई है, ठीक। इजराइल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है जेरूसलेम। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है इससेक हर्जोग। कभी कभी एनालॉजी में ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग में। यहाँ के पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। इतनी चीजें याद रखनी है, राइट, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई है NLAWS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि इजराइल से। आगे बढ़ा जाए। एक मिनट। रिसेंटली सीएम सोलर मिशन वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट। अभी हाल ही में सीएम सोलर मिशन किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बताना है। हिंट के लिए बता देते हैं, यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। बताओ भाई कहां गए इनमें से। जहां के गवर्नर है फागू चौहान, वहां पे ये लॉन्च हुआ है सीएम सोलर मिशन। तो फागू चौहान है मेघालय के गवर्नर, ठीक है। मिशन का उद्देश्य यही होगा कि सोलर एनर्जी को यूज करके हम एनर्जी प्रोडक्शन करें, ठीक है। मेघालय की बात करें, कैपिटल क्या है मेघालय की, शिलोंग है। सीएम कौन है यहाँ के, तो वो है कोनराड संगम, ये याद रखना है, ठीक। मेघालय में लॉन्च हुई है सीएम सोलर मिशन। आगे बढ़ा जाए। Recently, the 9th India International MSME Expo Summit 2023 was held in। हाल ही में 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय MSME एक्सपो शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो ये 9वां इंडियन इंटरनेशनल MSME एक्सपो है, ये आयोजित हुई है प्रगति मैदान में। और प्रगति मैदान कहाँ है, न्यू दिल्ली में, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Recently, which bank became the India's first to provide 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस, ठीक। तो भारत का कौन सा बैंक पहला बन चुका है जो 24 घंटे सेवा देने वाला है आपको। अब आपको टाइम की चिंता करने की जरूरत नहीं कि 5 बजे बैंक बंद हो जाएगा, 6 बजे बैंक बंद हो जाएगा। अगर इस बैंक में आपका अकाउंट है तो आप 24 घंटे सेवा ले सकते हैं किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विस, ठीक है। और ये बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में और इसके हेड हैं संजय अग्रवाल जी। ये भी याद रखना है क्योंकि भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जयपुर है इसका हेडक्वार्टर और हेड है संजय अग्रवाल, ठीक है। भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप सारी सर्विसेज ले सकते हैं बैंकिंग की। आगे बढ़ते हैं। Recently, the सुस्वागतम पोर्टल was launched by which of the following। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा, हिंट मिल जाएगी। ये है सुप्रीम कोर्ट हमारी, ठीक। और
डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, इन्होंने इसका लॉन्च करा है सुस्वागतम पोर्टल। है क्या ये पोर्टल? अब जिसको भी सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा वो पहले एक ई पास बनवाएगा इस पोर्टल से। इस पोर्टल में एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, वहां से आपको ई पास मिलेगा। नेक्स्ट डे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे अपना ई पास दिखाएंगे और तब आपको एंट्री मिलेगी। तो ये था सुस्वागतम पोर्टल जो कि लॉन्च किया हमारे सीजीआई जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न हमारा। तो मुझे लगता है आपको सेशन अच्छा लगा होगा और बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ मिल जाएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन में रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। तब तक के लिए ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। थैंक यू।